हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जहां से नीट में क्वेश्चन आता है। नीट की बात कर ले, जेई की बात कर ले या फिर सीयूईटी की बात कर ले, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, एंड हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एंड देन उस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए। सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, देखो फॉर्मूला आप सबको पता है कि क्या होता है, राइट। यहाँ पे हम बात करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में। सो नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ना ग्लूकोज का जरा फॉर्मूला बता दो, ठीक है, तो चैट बॉक्स में फटाफट से लिख दो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। ये आपने मुझे किसका फॉर्मूला बताया बेटा? ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला बताया। सो दिस इज दी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है हमारा? ये हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन जैसे ही मैं इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जैसे ही मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी तो वो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बनेगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज में कॉमन नंबर आपको क्या दिख रहा है? दैट इज 6, क्योंकि देखो 6 12 6, तो इसमें कॉमन नंबर हमको क्या दिख रहा है? दैट इज 6। तो अगर इसमें से वो कॉमन नंबर हटा दे तो ये क्या बन जाएगा? CH2O बन जाएगा। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा ये बन गया। एंड नाउ दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये हमारा बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होगा। ये क्या बन जाएगा? दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। सो बेसिकली अगर कोई भी आपसे ये पूछता है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको बताना है कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला जिसको हमने सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर में लिखा है, ठीक है, उससे और सिंपलेस्ट वे में उसको नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट, सबसे सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना मोस्ट रिड्यूस्ड होल नंबर रेशियो। यहां से देखो, अब आप कुछ भी ऐसी चीज यहां पे नहीं है जिसको आप कॉमन ले सकते है क्या? कुछ भी नहीं है जिसको आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट वे में लिखना, सबसे मोस्ट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि रिड्यूस्ड होल नंबर में रिप्रेजेंट करना ही एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे? नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना विद देयर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम। ठीक है, क्या कहा? हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना विद देयर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया था, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो ग्लूकोज की अगर हम बात करें भाई, तो ग्लूकोज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम कार्बन जो होता है वो 6 ही होता है। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम जो हाइड्रोजन होता है जो हम इसमें अटैच कर सकते हैं टू मेक ग्लूकोज, वो 12 ही होगा, है ना। तो एग्जैक्ट नंबर का जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जैक्ट एटम जब हम यहाँ पे शो करते हैं, तो ये बनता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? जल्दी जल्दी बता दो। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस समझ में आया? जब सारे एटम को हमने उनके एग्जैक्ट नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया, सो दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड जब हम इसी को सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर है बेटा? नाउ अब यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में क्या रिलेशन है, ये हम जानेंगे, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चाहे आप क्लास 11th के बारे में बात कर लो, चाहे आप नीट के बारे में बात कर लो, जेई के बारे में बात कर लो, तो यहाँ से आपके हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। सो फॉर्मूला के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, यहां पे क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू एन। इस तरीके से इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। सेकेंड, इनके मॉलिक्यूलर मासेस के बेस पे भी हम इनका रिलेशन डिफाइन करते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एम्पेरिकल मास, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला जो भी हमारे पास है उस कंपाउंड का मास निकालेंगे, इनटू एन कर देंगे, तो भी यहां से हम दोनों का रिलेशन देख सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये तीन फॉर्मूला हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एंड ये बेहद आसान है। ठीक है, कैसे फॉर्मूलाज है बेटा, ये बेहद आसान फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, बेहद आसान फॉर्मूला आपको यहां पे दिख जाएंगे। ठीक, ये आपके पास तीन इस तरीके से फॉर्मूलाज हैं जो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ठीक है, ये रहे ये तीन फॉर्मूलाज, इसको फटाफट से नोट डाउन करिए और इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इतना ही था थियरी वाला पार्ट, इतना ही फॉर्मूला था। ठीक है, मेन आता है क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको दिया गया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, मास दिया गया है, किस तरीके से हम क्वेश्चन को टैकल करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, जेई का क्वेश्चन भी मिल जाएगा और नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। राइट, तो क्वेश्चन जरूर करना है। ठीक है बेटा, करें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 इज a compound contain 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, 71.65% chlorine. ठीक है, its molar mass is 98.96 gram. What is its empirical and molecular formula? तो यहां से हमको एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कैलकुलेट करना है। जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेंगी जो हमको देखना है। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया, आपको ये देखना है कि भाई उस क्वेश्चन में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर दो, कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, क्लोरीन दिख रहा है। सो हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड क्लोरीन है। सबसे पहले हमने ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये कितना परसेंट हमारे पास प्रेजेंट है हमको ये देखना है। ठीक है, तो कितना परसेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के बारे में अगर हम बात करें तो 4.07% प्रेजेंट है, कार्बन इज 24.27 प्रेजेंट है एंड क्लोरीन कितना है 71.65% प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनका मास आपको लिखना है। छोटी क्लास में 9th-10th क्लास में आपने मास निकालना सीखा था ना। ठीक है, एक एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास, फॉर्मूला का मास, बिल्कुल वही सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, कार्बन का मास होता है 12, क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मास लिख दिया। अब इसके बाद बेटा हमको मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स कैसे होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही होता है। तो देखो यहाँ पे गिवन मास क्या है, दिस इज गिवन मास, दिस इज मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.40 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे आ जाएगा 24.27 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे है 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। अब इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, आप यहाँ से मोल्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। राइट, एंड मोल्स क्या हो जाएंगे, ये तो एज इट इज रहेगा 4.07। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 2.02 और यहाँ पे भी 2.02 आ जाएगा। अब इनको हमें सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है। अब हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में बेटा किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं ये देखेंगे। ठीक है, इसमें से जो सबसे छोटा रेशियो है उसको सबसे डिवाइड कर दो, तो 2.02 ही है। यहाँ पे देखो 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, यहाँ पे भी 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02,
यहाँ पे भी 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 कितना आ जाएगा? यस, यहाँ पे लगभग लगभग हमारा आंसर 2 के बराबर आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा? यहां से हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया है। क्या कैलकुलेट कर लिया? यहां से हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया है। कैसे? अब देखो, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है और क्लोरीन 1 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा CH2Cl, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, CH2Cl ये हमारा यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, हमें यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचो जरा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनके बीच का रिलेशन देखो, इनके बीच में क्या रिलेशन था? हाँ, क्या रिलेशन था बेटा इनके बीच में? क्वेश्चन के बीच का रिलेशन बताना है। ठीक है, सो हमने पढ़ा था मैम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है बट हमको n नहीं पता, तो हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? अब ये दिक्कत वाली बात हो गई। क्या हमें क्वेश्चन में कुछ और दिया गया है? यस, हमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। तो क्या हम मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से n कैलकुलेट कर सकते हैं? यस बेटा, हम n कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो करते हैं। ठीक है, एक हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एम्पेरिकल मास इनटू n। सो मॉलिक्यूलर मास इज गिवन टू अस, दैट इज 98.96। 98.96 इज इक्वल टू, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे बेटा? इनको ऐड कर दो, 12 प्लस 2 प्लस 35.5। ठीक है, इनको ऐड करने पे क्या आ जाएगा? ये 14 बन जाएगा, तो ये हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे 14 4 9 और 3 और 1 के 4 49.5 आएगा। ठीक है, यहां से अगर हम इसका मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 49.5 आ रहा है। हाँ, 49.5 इंटू n आ जाएगा। ठीक है, सो n इज इक्वल टू 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5, यानी कि अप्रोक्सीमेटली n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है बच्चे? यस, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे n की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? दैट इज नियरली इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला हमारा ये था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। इसमें पुट कर दो और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? CH2Cl मल्टीप्लाई बाय 2। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा C2H4Cl2। यहां से हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ढूंढ लिया। ठीक है, यहां से हमने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी ढूंढ लिया। तो जो जो चीजें हमसे क्वेश्चन में कही गई थी, हमने वो सारी की सारी चीजें ढूंढ ली है। क्या क्वेश्चन समझ में आया है? ये हमारी NCERT का क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, हमेशा कितने ही हाई लेवल के क्वेश्चन कर लो, जब तक NCERT के क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहे हैं ना, तब तक सोचना कि और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, an organic compound contain 40% of the carbon, 6.7% hydrogen and the rest is oxygen। ठीक है, its vapor density is 30। ओके, वेपर डेंसिटी दिया गया, फॉर्मूला याद कर लो। कौन सा फॉर्मूला था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, ठीक है, एम्पेरिकल 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला भी हमने लिखा था। ठीक है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? ठीक है, तो यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कितने एलिमेंट है, कितना % प्रेजेंट है, क्या उसका मास है, फिर हम इसका मोल निकालेंगे। ठीक है, मोल्स निकालने के बाद हम इसका रेशियो निकालेंगे सिंपलेस्ट वे में, और उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म में करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहता है, एंड जो आपकी कॉपी चेक करेगा उनके लिए भी बेटर रहेगा। स्कूल लेवल की बात बता रही हूँ।
ठीक है। एंड जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो ये भी मेथड बहुत ही सही है, बहुत सारा लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट चीजें यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है, राइट। चलो, टाइम टेकिंग नहीं है ये ज्यादा। तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कह रहे हैं कि भाई कार्बन जो है हमारा वो तो 40% है, हाइड्रोजन जो है वो हमारा यहाँ पे 6.7% प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होगा? टोटल हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो 100% होता है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे 46.7% यहाँ पे क्या किया गया है? यूज कर लिया गया है। तो कितना बचा? हाँ, कितना बच गया यहाँ पे? 53.3 बच गया, राइट। 53.3% यहाँ पे हमारा बच गया। अब इन सबके मास लिख लो। कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। मोल्स कैसे निकालेंगे हम? 40 डिवाइडेड बाय 12, 6.7 डिवाइडेड बाय 1 एंड 53.3 डिवाइडेड बाय 16। यहां से बेटा आप क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? यहां से इनके मोल्स कैलकुलेट कर पाएंगे। तो फटाफट से आपको यहां से मोल्स कैलकुलेट करके बताना है कि यस मैम हमने कैलकुलेट कर लिया है और हमारा आंसर इतने इतने मोल्स आ रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? कितने कितने मोल्स आएगा? 40 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा? हाँ, समथिंग 4.07 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा? ये बता दो पहले। यस, 4.07 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा, या फिर कोई दूसरा ही आने वाला है यहाँ पे? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से इतना कम नहीं आएगा। 3.33 कैलकुलेट करके फटाफट से बता दो। 3.33, ये तो आपको पता है कि ये हमारा 6.7 ही रहेगा एंड यहाँ पे भी 3.33 ही आंसर आने वाला है। अब इनको क्या करना है? आपको रेशियो में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेंगे आप इसको? इनके रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? जो सबसे छोटी वैल्यू उनको इन सबसे डिवाइड कर दो। सो 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, 6.7 डिवाइडेड बाय 3.33 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33। सो सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे 1 आएगा, नियरली ये 2 के बराबर है और ये हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 1 to 1, 1 to 1, यानी कि CH2O के आसपास, ठीक है। क्या कंपाउंड दिख रहा है हमको यहाँ पे? CH2O हमें यहाँ पे कंपाउंड दिख रहा है, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है दैट इज CH2O। क्या बन रहा है बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला? यहाँ पे हमारा यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला बन रहा है CH2O। क्लियर? अब क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है एंड यहाँ पे हमें डेंसिटी, वेपर डेंसिटी गिवन है। सो molecular formula is equal to 2 into vapor density, ठीक है। molecular formula is equal to 2 into vapor density होता है। सिंपल, molecular formula is equal to 2 into vapor density कितना दे रखा है? 30। तो molecular नहीं, molecular mass यहां से आ जाएगा ना हमारा, not molecular formula। यहां से हमारा molecular mass आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे हमारा 60 आ रहा है, ठीक है। कितना मास आ रहा है यहाँ पे? हमारा 60 आ रहा है। सो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? अब देखो यहाँ पे हमको मास पता चल गया, दैट इज 60, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे बेटा। अभी बताया था मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल मास। ये आपको पता है कि 60 है, n आपको पता है कि कितना है यहाँ पे? n नहीं पता। एम्पेरिकल मास निकाल लो, ठीक है। एम्पेरिकल मास निकाल लो। इसका जब आप मास निकालोगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 12 प्लस 2 प्लस 16, यही हो जाएगा। तो 6 प्लस 4 22, तो 2 3 और एक यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 40 के आसपास आ रहा है। 40 आएगा, कितना आ जाएगा? देखो 12 प्लस 16 प्लस 2, ठीक है। 6 7 8 9 10 और 1 2 3 नहीं, 30 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 30 आ रहा है। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से n की वैल्यू हमारे यहाँ पे हो जाएगी 2, ठीक है। अब हम यहाँ से मास निकाल, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू 2 और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने निकाल लिया एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O। चलो CH2O इंटू 2,
तो यहां से बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C2H4O2, ठीक है, C2H4O2 कितना हो जाएगा, C2H4O2। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन जहां पे हमको वेपर डेंसिटी दी गई थी एंड विद द हेल्प ऑफ वेपर डेंसिटी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं, फटाफट से बताइए, बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, फिर हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक, एंड ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो जेई वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है। कंपाउंड ए कंटेन 8.7% हाइड्रोजन, 74% carbon and 17.3% nitrogen. The molecular formula of the compound is given. Atomic mass हमको दे रखा है, ठीक है, सेम चीज है, प्रोसीजर हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर रहेगा, सबसे पहले एलिमेंट लिख दो, सेम एलिमेंट लिखेंगे, कितना परसेंट नेचर में प्रेजेंट है हम वो लिखेंगे, मास कितना है ये लिखेंगे, फिर हम इसका मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रेशियो निकालेंगे, वो भी सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। चलो, सारी चीजें आसान है, तरीका बिल्कुल सेम लगने वाला है। एलिमेंट कौन कौन से बेटा, हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन है, कार्बन है एंड नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन जो है बेटा वो 7% प्रेजेंट है, कार्बन इज 74% एंड नाइट्रोजन इज 17.3%, ठीक है। मास कितना दे रखा है हमको, यहाँ पे मास दे रखा है 12, 1 एंड 14। तो कार्बन का 12 मास है ऑफ कोर्स, नाइट्रोजन का 14 मास होता है और हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 1 होता है। यहाँ पे मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, एक बात याद रखना, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि मैम ये तो परसेंटेज में है, मोल्स निकालने के लिए हम गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करते हैं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। आप हमेशा समझ के चलना कि जो भी आपको परसेंटेज दे रखा है उतना ही ग्राम है, ठीक है। सो मोल्स कैसे निकलेगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब बस इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे तो देखो भाई 7 को अगर, हाँ 7% हमको दे रखा है, 7 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे सो दैट इज 7। अब 74 डिवाइडेड बाय 12 करो फटाफट से, कैलकुलेटर तो यूज नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेटर यहाँ पे आपको यूज नहीं करना है, विदाउट कैलकुलेटर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा, यस कितना यहाँ पे हो जाएगा बेटा, ये बता दो मुझे। 7 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमारा 7 हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज 74 डिवाइडेड बाय 12 है, ठीक है। तो कितने के आसपास यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाएगा, समथिंग 7 एंड 8 के बीच में हमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, यस और नो, यस समथिंग 7 एंड 8 के बीच में हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 2 के आसपास नहीं, 24 1.5 के आसपास मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है बेटा, क्योंकि 14 1 जा 14 एंड 14 2 जा 28, ठीक है। और ये लगभग एक काम करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 1 के नियरली ही मान ले, क्योंकि 1.0 समथिंग हमारे यहाँ पे वैल्यू आने वाली है। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी वैल्यूज रहेंगी वो कैसी रहनी चाहिए, यस जो भी यहाँ पे हमारी वैल्यूज रहेंगी वो कैसी रहनी चाहिए। अगर प्रॉपर पॉइंट में आ रहे तो ठीक है, जैसे कि 1.5 है, 3.5 है, फिर हम ऐसी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करेंगे ताकि पूरी की पूरी जो वैल्यू है हमारी वो एक सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे अब बता दो कि क्या हमको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ लिखा है, देखा 8.7% था ना यहाँ पे, यही गड़बड़ है, रुक जाओ फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। 8.7% था यहाँ पे, गड़बड़ लिख दिया, 8.7% हमको दे रखा है। सो ये हो जाएगा 8.7% सॉरी 8.7 डिवाइडेड बाय 1, 74 डिवाइडेड बाय 12 एंड 17.3 डिवाइडेड बाय 14। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 8.7, जो कि बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। बाकी इन दोनों को अगर हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं आएगी। कितनी कितनी वैल्यू हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी ये बता दो, यस समथिंग कितना देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे हमको। 12 की टेबल भी अगर हम पढ़ते हैं, है ना, तो यहाँ पे हमको कितनी वैल्यू मिल जाएगी,
ये सही लिखा है 74% डिवाइडेड बाय, हाँ ये हमारा सही है 74% डिवाइडेड बाय 12 एंड द सेकेंड वन इज 17.3 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, तो कितनी वैल्यू हमको मिलेगी? ये आ जाएगा हमारा समथिंग 6.17 के आसपास, और यहाँ पे हमको आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.2 कर दे, 1.3 कर दे, इसी के आसपास हमको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 1.23। अब हमको क्या करना है, सबसे छोटी जो वैल्यू यहाँ पे दिखी है उससे उसको डिवाइड कर देना है। सो 8.7 डिवाइडेड बाय 1.23, 6.17 डिवाइडेड बाय 1.23 एंड 1.23 डिवाइडेड बाय 1.23। तो सिंपलेस्ट रेशियो जो यहाँ पे बेटा आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? यस, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो समथिंग हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 7.07 के अप्रॉक्स आ जाएगी, जो कि हम इसको 7 मान लेंगे। यहाँ पे 5.02 आ जाएगा और यहाँ पे हमको 1 ही मिलेगा। तो 7.07 क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है तो हम इसको 7 ही कंसिडर करके चल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा? यहाँ से जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? कार्बन 5 है, ठीक है, हाइड्रोजन 7 है एंड नाइट्रोजन 1 है। तो ये यहाँ से बेटा हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, पहली चीज। अब क्या पूछ रहे हैं? द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड ए इज गिवन टू अस। तो यहाँ पे हमको मोलर मास पहले से ही गिवन है, दैट इज 162 ग्राम, और कैलकुलेट करना है हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है हमको यहाँ पे? कंपाउंड कंटेनिंग दिस, ठीक है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n, हमारा ये फॉर्मूला होता है, बट मास इज ऑलरेडी गिवन टू अस, तो क्वेश्चन को हम मास के बेसिस पे करेंगे। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एम्पेरिकल मास इनटू हम n कर देंगे। सो मॉलिक्यूलर मास इज गिवन टू अस, दैट इज 162 ग्राम पर मोल, यहाँ पे हमने 162 कर दिया है, एंड एम्पेरिकल मास निकाल लेंगे यहाँ से हम। हमारा फॉर्मूला क्या है? देखो 12 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 1 प्लस यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, सो 60 प्लस 14 प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया है 7। ठीक है, तो 11 और ये 6 7 8 81 के आसपास हमारे यहाँ पे हमको वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, सो 81 इंटू n, यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यस, यहाँ से हमारे पास लगभग जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? क्या हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो निकाला है, ये रहा एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो हमने यहाँ पे मास निकाला है, क्या ये चीज हमारी करेक्ट है कि नहीं है? ये बता दो फटाफट से। हमारे पास 5 कार्बन दे रखे हैं, एक कार्बन का मास यहाँ पे 12 होता है, दैट मीन्स ये हमारा 60 बन गया। हाइड्रोजन का मास यहाँ पे हमारा 1 होता है तो 7 बन गया। ठीक है, और नाइट्रोजन का मास यहाँ पे हमारा 14 होता है तो हमने यहाँ पे 14 लिख दिया। ठीक है, 7 8 9 10 11, ठीक है, 6 7 8 करेक्ट एकदम। ठीक है, यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? क्या ये वैल्यू हमारी 3 के बराबर आएगी? देख लो, नहीं, 3 से बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 2 के बारे में बात करें, यस, तो लगभग डायरेक्टली 2 से कट गया। n की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ गई? 2 आ गई। फॉर्मूला लगाओ अब, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू 2, क्योंकि n की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है, दैट इज 2। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C5H7n इंटू 2। तो यहाँ से हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया C10H14n2। ये हमारा क्वेश्चन डन है। अब देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमको मैच हो रहा है, C10H14n2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ में आई है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन करेंगे, 4th क्वेश्चन। ठीक है, नीट का क्वेश्चन है ये। क्या है? अ कंपाउंड X कंटेन 32% ऑफ A, 20% ऑफ B एंड रिमेनिंग परसेंटेज C का दे रखा है। ठीक है, देन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ X इज, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, सिर्फ हमको यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला बता देना है। चलिए भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। सो एलिमेंट कौन सा होगा, कितना परसेंटेज है, मास क्या दे रखा है इसका,
ठीक है, मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे हम, इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है, और सबसे लेस रेशियो में निकाल के उसको सिंपलेस्ट वे में हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक छोटी सी हेडिंग डाल दी है। एलिमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पे बेटा हमारे पास? सबसे पहले एक हमारे पास ए बी एंड सी है, ठीक है, ए बी एंड सी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है। ए प्रेजेंट है 32%, बी प्रेजेंट है 20% एंड रिमेनिंग यहाँ पे कह रहे हैं हमारे पास सी प्रेजेंट होगा। तो कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 52% ऑलरेडी सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है। तो कितना हो जाएगा, लगभग 48% यहाँ पे हमारे पास ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि देखो सारी की सारी चीजें हमेशा 100% ही प्रेजेंट होती है। क्या इतनी चीज क्लियर हो गई? जल्दी बता दो, क्या इतनी चीज यहाँ पे क्लियर हो गई है? ठीक है, मास कितना दे रखा है? ए का मास हमको 64 दे रखा है, बी का मास हमको 40 दे रखा है और सी का मास बेटा यहाँ पे हमको 32 दे रखा है। मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? 32 डिवाइडेड बाय 64 और गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। वैल्यू बहुत छोटी आने वाली है, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे देखो बहुत ही ज्यादा छोटी दिखेगी। इसको सॉल्व कर पा रहे हो आप लोग? यस, फटाफट से सोच के बताइए, क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं? जल्दी, क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास ही बस आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है और यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना। वैल्यू बहुत छोटी आएगी, न्यूमरेटर हमारा छोटा है, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, ठीक है। तो लगभग ये इसका हाफ नहीं लग रहा, आधा लग रहा है, 0.5 है ना, इसमें भी मुझे 0.5 ही लग रहा है। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे वैल्यू बड़ी आएगी, यस, यहाँ पे वैल्यू बड़ी आ जाएगी। 32 का डबल करेंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो हमको यहाँ पे लगभग कितना मिलेगा? 2 तो नहीं मिल पाएगा, 1.5 मिल जाएगा, है ना, 1.5। अब क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशियो के लिए सबसे छोटी वैल्यू से हमको डिवाइड कर देना है। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, 1.5 डिवाइडेड बाय 0.5, वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आएगी। यहाँ पे भी हमारा 1 है और ये हमारा 3 हो जाएगा। यहां से बेटा हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या कैलकुलेट कर लेंगे? यहां से हमारा मॉलिक्यूलर, नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, है ना। यहां से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? ए 1 है, बी भी 1 है एंड सी 3 है, ए बी सी 3, ये हमारा यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला बन रहा है। क्या बोलते हो? ए बी सी 3, ठीक है, कहाँ है ए बी सी 3? यस, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे सही है, दैट इज ए बी सी 3। बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है, और कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। क्लियर? चलिए, सो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा गया था, सिंपल सा हमसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछते तो कुछ ना कुछ आपको और चीजें गिवन होती, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास गिवन होता, एन की वैल्यू गिवन होती, तो इससे भी आप कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। क्लियर है? तो 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर, ठीक है, नीट और जे लेवल के यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एंड आई होप कि अब आपका ये टॉपिक जो एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला टॉपिक है, ये अब आपको टफ नहीं लग रहा होगा, ठीक है। ये हर एक बच्चों के लिए जो अभी क्लास 11th में है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए, ठीक है बेटा। ओके, सो ऐसे ही अब हम और टॉपिक वीडियोस आपके लिए लेकर आते जाएंगे। बस आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैम नेक्स्ट टॉपिक ये होना चाहिए, ठीक है, तो आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, सो बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।